गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीएवी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, लास्ट टाइम अपने हाफ वेव रेक्टिफायर को स्टडी कर रहे थे। उसमें अपने ने उसकी वर्किंग को देखा था, कंस्ट्रक्शन को देखा था और उसके बाद उसके जो इम्पोर्टेंट्स आप ये बोल सकते टर्म्स है उनको हम स्टडी कर रहे थे। जैसे कि हमने एवरेज डीसी वैल्यूज की कैलकुलेट की थी, जो आपका डीसी करंट की वैल्यू होगी, वोल्टेज की वैल्यू थी वो कैलकुलेट की थी, आरएमएस की वैल्यू कैलकुलेट की थी और एफिशिएंसी की वैल्यू जो कैलकुलेट की थी। ठीक है, आज इसी में एक और आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा रिपल फैक्टर ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर की। रिपल फैक्टर जो है आपके हाफ वेव रेक्टिफायर का वो होता क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये समझे कि रिपल फैक्टर बेसिकली है क्या, ये हमें क्या बताता है। तो बेसिकली जो रिपल फैक्टर वो क्या मेजर करता है, रिपल फैक्टर मेजर द, ये क्या मेजर करेगा, मेजर द प्योरिटी ऑफ डीसी आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर की। रेक्टिफायर की जो आपके पास डीसी वोल्टेज आई है या डीसी आउटपुट आई है वो कितनी प्योर है। कि हमने यही काम कर रहे हैं। रेक्टिफायर बेसिकली क्या कर रहा है कि जो आपका एसी कंपोनेंट्स हैं उसको या आप बोल सकते हैं कि एसी वैल्यू को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, तो कितना उसको कन्वर्ट कर पा रहा है वो उसकी एफिशिएंसी ने उसको बताया। अब ये बता रहा है कि उसमें कितना आपका डीसी है और कितना उसमें एसी है। इस चीज के बारे में आपको कौन बताएगा कि आपका रिपल फैक्टर बेसिकली ये बताएगा कितना उसमें से डीसी है। ठीक है, उसमें उसने जो आपका एफिशिएंसी में हमने ये देखा था कि कितना आपका यूजफुल जो है डीसी में कन्वर्ट हुआ, ये बताएगा कि कितना उसमें डीसी आपका आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जब हम रिपल फैक्टर को डिफाइन करते हैं तो इसकी डेफिनेशन जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली इसको गामा के साथ बोल सकते हैं, आप लोग अल्फा बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको क्या नीटा भी बोला जा सकता है कि किसी तरह से हम इसको इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज अ रिपल फैक्टर। अब ये रिपल फैक्टर बेसिकली क्या है आपके पास, तो आपके पास इसकी जो वैल्यू बनती है बच्चों वो क्या बनती है आपके पास कि इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द, मतलब ये रेशियो होती है किसकी, रेशियो किसकी है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट इन द आउटपुट। कि आउटपुट में आपके पास जो आउटपुट जो आ रही है उसमें से जो एसी कंपोनेंट है उसकी इफेक्टिव वैल्यू कितनी है, और दूसरा आपके पास क्या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट इन द आउटपुट। कि आउटपुट में जो आपका डीसी कंपोनेंट होगा उसकी इफेक्टिव वैल्यू और जो आपकी एसी कंपोनेंट होगा उसकी इफेक्टिव वैल्यू, मतलब इन दोनों की रेशियो। तो बेसिकली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं IAC डिवाइडेड बाय में IDC। ठीक है, IAC डिवाइडेड बाय में IDC। जैसे बेसिकली मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो वोल्टेज हम बेसिकली अप्लाई करते हैं वो आरएमएस वैल्यू होती है। तो आरएमएस में बेसिकली एसी भी होता है और डीसी भी होता है। लेकिन हम जैसे कि लोड रेक्टिफायर में जो हमें आउटपुट मिल रही है, हम क्या चाह रहे हैं, हमें डीसी मिली, तो उसके अकॉर्डिंग हम उस वैल्यू को डिफाइन करते हैं कि अगर हमें डीसी वैल्यू कैलकुलेट करनी तो डीसी करंट को हम लेंगे, एसी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमें एसी करंट चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज याद रखनी है, हमेशा दिमाग में बिठानी है कि जो लोड पे हमें जो वैल्यू मिल रही है वो बेसिकली मिक्सचर है दोनों का, एसी और डीसी। क्योंकि हमें रेक्टिफायर पूरी तरह से उसको क्या डीसी में कन्वर्ट करके नहीं दे रहा, अभी उसमें क्या कुछ ना कुछ एसी के पार्ट्स हैं, इसीलिए तो इस चीज को हम अभी डिफाइन कर रहे हैं कि उसमें भी एसी का कुछ पार्ट आ रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, इस एसी की वैल्यू को निकालना पड़ेगा, उसी तरह हमें डीसी की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को ध्यान होगा कि जो पावर डिलीवर की जाती है इन द लोड, ठीक है, इन द लोड जो पावर डिलीवर की जाएगी उसकी वैल्यू क्या होगी, क्या आप बोल सकते हैं कि जो टोटल पावर डिलीवर होगी टू द लोड, टोटल पावर। ठीक है, नाउ इसके बाद नाउ टोटल पावर डिलीवर टू द लोड को बच्चों जो टोटल पावर डिलीवर की जाएगी वो बेसिकली किसके बराबर होगी, I² RMS। कौन सी वैल्यू लेंगे हम, जब टोटल की बात करें तो I जो आपकी RMS वैल्यू उसकी बात की जाती है। ठीक है, जिसको डिलीवर कर रहा है ये RL को, तो ये वैल्यू बेसिकली दो पार्ट्स का होगा, किसकी, जो पावर डिलीवर करेगा एसी कंपोनेंट, जो पावर डिलीवर करेगा आपका डीसी कंपोनेंट। तो मतलब इस चीज को बेसिकली मैं ऐसे लिख सकता हूं I² AC RL प्लस I² DC RL। ठीक है, इस तरह से इस चीज को क्या लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यहां से देखो कि आपके पास जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, उसकी वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि आपके पास जो टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू बेसिकली क्या हुई आपके पास, आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर RL व्हिच इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, AR
AC का स्क्वायर, ठीक है, प्लस कौन सी वैल्यू, DC का स्क्वायर, ठीक है, साथ में क्या है इनका RL है, RL को मैंने कॉमन निकाली, ये RL से ये RL आपका क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, इज इक्वल्स टू IA स्क्वायर प्लस स्क्वायर DC के। क्लियर? तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि AC की वैल्यू को निकाल सकते हैं, तो AC की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या बनेगी, यहाँ से आ जाएगी RMS स्क्वायर, RMS का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर और इनका क्या हो जाएगा अंडर रूट। दिस इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ IC, ठीक है, IAC की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट कर ली। क्लियर? अब यहां से अब हम क्या करते हैं, नाउ हमें क्या चाहिए, देखो यहां से अभी क्या वैल्यू चाहिए थी, जो आपकी करंट की वैल्यू AC वैल्यू थी वो मैंने कैलकुलेट कर ली है, DC की वैल्यू, इनको वैल्यू को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगा, इस इक्वेशन को, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, और दिस इज इक्वेशन नंबर, यहाँ से हम इसको 2 कंसीडर कर लेते हैं। अब इक्वेशन 2 को क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। क्लियर? इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो यहां से अब आपके पास क्या गामा जो है वो बेसिकली किसके बराबर बन जाएगा, IAC की जगह मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं RMS स्क्वायर माइनस आपके पास स्क्वायर AC DC डिवाइडेड बाय में कितना है आपके पास, देखो यहां से आ गया अंडर रूट, ठीक है, यहां से कितना है IDC एज इट इज, इस वैल्यू पर रखा इसको, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं, इसको नोट डाउन कर लें, मिटा रहा हूं इसको। चलिए मेरे पास ये वैल्यू रहेगी, इसी को लेके चलूंगा आगे। चलिए तो अब आपके पास क्या आ गया, अब आपके पास क्या चीज आ गई, यहां से गामा की वैल्यू जो है, रिपल फैक्टर की वैल्यू बेसिकली क्या बन गया, अब आपके पास रिपल फैक्टर बेसिकली अब आपके पास क्या बन गया, इज इक्वल्स टू किसके बराबर बना था, अंडर रूट आपके पास आया था, अंडर रूट स्क्वायर RMS, ठीक है, माइनस स्क्वायर DC डिवाइडेड बाय में कितना था IDC। अब इस IDC को मैं अंदर लेके जाऊंगा किसके, अंडर रूट के, जिसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपकी वैल्यू देखो, यहां से बना रहा हूं डायरेक्ट, अंडर रूट के अंदर लेके गया तो इस तरफ और इस तरफ, ठीक है। तो यहां से इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, RMS डिवाइडेड बाय -1, ठीक है। ये वैल्यू बच्चों आपके पास बनेगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ रिपल फैक्टर, दिस इज द वैल्यू ऑफ रिपल फैक्टर। अब आप लोगों को ध्यान होगा कि जो हमने वैल्यूज निकाली थी हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, हमने क्या निकाला है, IRMS की वैल्यू भी निकाली है, वो किसके बराबर होती है आपके पास, I की बात करो, IM डिवाइडेड बाय में 2 होगी, और IDC की वैल्यू भी हमने निकाली थी, वो किसके बराबर थी, IM डिवाइडेड बाय पाई, किसके लिए, फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए IRMS की वैल्यू कितनी होती है, IM बाय 2, और IDC की वैल्यू कितनी होगी, IM बाय पाई के बराबर होती है, ठीक है बच्चों। तो इन वैल्यूज को हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, देखो इसकी वैल्यू अब हम यहाँ पे रखूंगा, इसको अगर रखते हैं अपने, देखो हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी IM का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, मल्टीप्लाई कितना होगा, पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय में कितना का स्क्वायर m, ठीक है, -1। तो यहां से ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी। बच्चों इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 1.21, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1.21 के अराउंड जो है इसकी वैल्यू हमारे पास आती है, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व किया तो हमारे पास इसकी वैल्यू किसके बराबर आई, 1.21 के अराउंड आई। तो इसका मतलब जो रिपल फैक्टर इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर वो किसके बराबर आ रहा है, 1.21 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका IC है डिवाइडेड बाय में क्या DC है, which is equals to 1.21, यही आपके पास रिपल फैक्टर है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं कि IAC जो है 1.2 टाइम्स जो है वो DC है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो IC की वैल्यू जो आ रही है, मतलब जो आउटपुट में आपको जो आउटपुट वोल्टेज मिल रही है या आउटपुट करंट आपको जो मिल रहा है, उसमें जो AC कंपोनेंट जो है वो DC से भी ज्यादा है। AC कंपोनेंट जो है वो DC से भी क्या है, अभी तक ज्यादा है, ठीक है। और अगर इसी चीज को हम अगर वोल्टेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। कैसे, ये गामा जो है जैसे हमने क्या लिया, हम इसको अगर मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा। कैसे, देखो गामा की वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं, V आपके पास जैसे यहाँ हमने शुरुआत में ली थी, शुरुआत में कौन सी वैल्यू को लेके चले थे अपने, जो AC और DC, तो वोल्टेज भी AC DC की फॉर्म में लिखी जा सकती है, AC और DC की फॉर्म में। तो हम यहाँ पे नहीं, हम यहाँ पे चेंज करेंगे। देखो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट बना था, तो मैं इसकी जगह क्या कर दूंगा, इसको नोट कर लें पहले, ठीक है।
अब इसमें ही चेंज करूंगा वोल्टेज की फॉर्म है कि इन वोल्टेज केस, इन केस ऑफ वोल्टेज मैं इसको क्या कर दूंगा V RMS स्क्वायर कर दूंगा और इसको क्या कर दूंगा स्क्वायर DC। तो आपकी जो V RMS की वैल्यू जो बच्चों को किसके बराबर होती थी Vm/2, ठीक है, कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर VDC की वैल्यू को मैं लिखूं तो वो किसके बराबर होगी Vm/पाई, ये हमने कैलकुलेट की थी। तो ये वैल्यूज जैसे हम पुट करेंगे तो एज इट इज हमारे पास कितनी आएगी 1.21 ही आएगी। तो इसका मतलब अगर उसकी बात करें तो VDC की वैल्यू जो 1.21 टाइम्स किसके होगी, सॉरी VAC की वैल्यू जो 1.2 टाइम्स किसके होगी VDC के इक्वल आएगी। तो वोल्टेज की फॉर्म में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और करंट की फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो आउटपुट आ रही थी, अब जो अभी तक जो आपके पास जो आउटपुट मिली हाफ वेव रेक्टिफायर से, उसमें हमने क्या चीज देखी कि जो आपकी आउटपुट है उसमें आपको जो आउटपुट चाहिए थी बेसिकली डीसी, वो कम है और एसी कंपोनेंट ज्यादा, इसीलिए ये बेटर नहीं माना जाता है। ठीक है, तो इसमें एक और चीज हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज अ वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन। अब बच्चों ये वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, ठीक है, उसे देखते हैं। रिपल फैक्टर क्या बेसिकली मेजर कर रहा है कि आपका आउटपुट जो है उसकी जो प्योरिटी है, उसकी जो डीसी प्योरिटी है वो कितनी है, ये इसने रिपल फैक्टर उसको मेजर किया। ठीक है, उसी तरह से अब हम वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में देखते हैं, वो क्या बताता है हमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या होगा, वोल्टेज रेगुलेशन। नेक्स्ट है इसमें वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, अब बच्चों ये वोल्टेज रेगुलेशन बेसिकली क्या मेजर कर रहा है आपके पास, ये बेसिकली ये मेजर करता है कि जो आपका लोड करंट है, ठीक है, लोड करंट की वैल्यू जो है वो कितनी डिग्री तक जो है वो वेरी कर रही है इनपुट कंडीशंस के साथ। ठीक है, कि जैसे सपोज करो कि जो हमने सर्किट बनाया था उसमें क्या आया था, लास्ट में आपने यहाँ पे जैसे एक लोड लगाया था, इसी के कोरस्पोंडिंग आपको वैल्यू मिल रही है, इसी के कोरस्पोंडिंग हम आउटपुट जो है वो चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये वहां पे जो लोड करंट है या लोड की वैल्यू जो है, मतलब जो भी अगर ये लोड करंट वेरी करता है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली इसके कोरस्पोंडिंग जो वोल्टेज होगी, लोड वोल्टेज होगी, वो वेरी कर जाएगी। तो वोल्टेज रेगुलेशन बेसिकली क्या मेजर कर रहा है कि कितने एक्सटेंट तक आपकी जो लोड की वैल्यू जो है वो वेरी करती है। ठीक है, कितने एक्सटेंट तक आपकी लोड की वैल्यू जो है वो क्या करती है, वेरी करती है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं इसको कि लोड वोल्टेज रेगुलेशन मेजर द voltage regulation measure the degree to which DC, अब DC यहां पे इसके आउटपुट की बात कर रहे हैं। ठीक है, DC varies, ठीक है, DC varies with और under the condition of लोड करंट वेरिएशन। देखो बच्चों, समझने की बात यहाँ पे क्या है कि जो आपने सर्किट बनाया था उसमें क्या हो रहा है कि लोड पे हम जो करंट उस आरएल से जो करंट पास कर रहा है उसे हम लोड करंट बोल रहे हैं। अब वो लोड करंट बेसिकली किसके कारण था, जो आपने इनपुट दिया था उसी के कारण आ रहा था, क्योंकि जो डायोड जब कंडक्टिंग कंडीशन में था तो वो किसी तरह की कोई भी, अभी वहां पे हम रेजिस्टेंस को जीरो कंसीडर करके चल रहे थे कि वो पूरी तरह से ही पूरी के पूरे वोल्टेज को क्या पास होने दे रहा है। तो वहां से क्या हो रहा था बेसिकली कि जैसे ही वो वोल्टेज जो है वो वोल्टेज कैसी थी हमारे पास, देखो ये वोल्टेज थी इस तरह से, तो ये वोल्टेज क्या कर रही है, लगातार चेंज हो रही है। तो जब ये वोल्टेज लगातार चेंज होगी इसका मतलब जो लोड करंट है वो भी लगातार चेंज होगा, कंटिन्यूअसली चेंज होगा। तो जब लोड करंट चेंज होगा तो जो लोड जो वोल्टेज हमें मिलेगी, आउटपुट मिलेगी, वो भी क्या करेगी, वेरी करेगी। तो ये वोल्टेज रेगुलेशन यही बताता है कि कितना आपकी जो डीसी वैल्यू जो है वो जो आपका लोड करंट की वेरिएशन के साथ आपकी डीसी वैल्यू जो है, मतलब जो लोड पर जो वैल्यू आने वाली है, आपकी लोड पर जो वोल्टेज आने वाली है वो डीसी लोड के साथ कितना वेरी करेगी। या सिंपल वर्ड में बोलूं कि लोड करंट में वेरिएशन के साथ जो लोड वोल्टेज है वो कितना वेरी हो रही है उसको ये मेजर करें। ठीक है, लोड करंट के वेरिएशन के साथ, और लोड करंट किसके कारण वेरी हो रहा है, जो इनपुट वोल्टेज है उसके वेरिएशन के साथ कितना आपका आउटपुट डीसी वेरी करेगी, उस चीज को मेजर करेगा ये वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, अब वोल्टेज रेगुलेशन को जो है वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या डिफाइन करते हैं,
इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जैसे VR से लिखेंगे वोल्टेज रेगुलेशन, और इसका मतलब होता है वोल्टेज एट नो लोड माइनस वोल्टेज एट फुल लोड डिवाइडेड बाय वोल्टेज एट फुल लोड इनटू 100%। ठीक है, अब ये वोल्टेज एट नो लोड का मतलब क्या है, पहले तो इस चीज को समझे। वोल्टेज एट नो लोड का मतलब है कि आउटपुट वोल्टेज विद, ठीक है, विद इसका मतलब होता है कि आउटपुट वोल्टेज विद जीरो लोड करंट, जीरो लोड करंट मतलब जब RL से कोई भी करंट पास नहीं करेगा उस टाइम जो वोल्टेज होगी वो आपकी कौन सी होगी, वोल्टेज एट नो लोड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि इस कंडीशन में जो RL की वैल्यू होती है वो बेसिकली कितनी हो जाती है, इन्फिनिटी होगी, तभी उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। ठीक है, और फुल लोड का मतलब क्या होता है कि आउटपुट वोल्टेज विद लोड करंट, विद लोड करंट मतलब जब उसमें से कुछ करंट पास कर रहा होगा, मतलब इस कंडीशन में RL की वैल्यू जो होगी बच्चों कुछ फाइनाइट होगी, कुछ फाइनाइट वैल्यू, थोड़ी बहुत वैल्यू उसमें होगी, तो उस कंडीशन में जो आउटपुट आएगी वो आपके पास क्या आएगी, फुल लोड की आएगी। क्लियर? तो अगर बच्चों क्या होता है कि अगर आपकी आइडल डीसी सप्लाई है, आइडल डीसी सप्लाई है, तो उस केस में क्या होगा, आइडल डीसी सप्लाई के केस में क्या चीज होगी, आइडल डीसी सप्लाई के केस में, पावर सप्लाई के केस में क्या होगा, आपका जो फुल लोड नो लोड है वो दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उस केस में जो आपके पास VR की वैल्यू जो होती है वो जीरो आती है, ये आइडल केस है। ठीक है, कि अगर आपने जो पावर सप्लाई ली है वो प्योर डीसी है, अगर वो प्योर डीसी है तो उस केस में फुल लोड और जो मतलब वोल्टेज होगी किसके अक्रॉस में, फुल लोड के केस में और नो लोड के केस में वो दोनों ही बराबर आ जाती है, इसलिए इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। देखो यहाँ पे दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो, लेकिन ये आइडल केस होता है। ठीक है, तो जब आपके पास जो प्रैक्टिकली जब हम इसकी बात करते हैं तो प्रैक्टिकली आपके पास क्या होगा, ठीक है, तो प्रैक्टिकली जब हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकली हमें इसे वैल्यू निकालनी है तो आइडल केस की वैल्यू इसकी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, इसको डाउन, चलिए आइडल केस में इसकी वैल्यू जीरो। अब हम प्रैक्टिकली बात करते हैं क्या होगा, प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो आपको पता है कि IDC की वैल्यू क्या होगी, मतलब जो लोड से बेसिकली करंट फ्लो करता है, जिस लोड करंट की मैं बात करूं बेसिकली डीसी करंट की बात होगी, तो वहां पे देखो कि क्योंकि वेरिएशन किसमें है, डीसी करंट में आएगी ना, होगा तो उसमें एसी का भी कंपोनेंट होगा, उसमें डीसी का भी कंपोनेंट, लेकिन ये किसको मेजर करेगा, जो डीसी में वेरिएशन देगा, डीसी करंट में जो वेरिएशन देगा। तो वो जो डीसी करंट जो था वो बेसिकली आपके पास किसके बराबर था, Vm upon में पाई था। ठीक है, तो Vm को और क्या लिखा जा सकता है, Vm को लिखा जा सकता है 1 by पाई, तो एज इट इज रहा, Vm की जगह क्या लिखा मैंने, Im Rf प्लस Rl। ठीक है, ये वैल्यू बनी थी Vm की। ठीक है, Im अपॉन में Rf प्लस Rl, ये वैल्यू जो वो आपके पास इसकी कंसीडर हुई थी। तो और आप यहां से क्या कर सकते हैं, और हमारे पास यहां से क्या वैल्यू बन सकती है कि आप क्या कर सकते हैं यहां से और इस फैक्टर को यहां लेके आ रहा हूं, Rf प्लस Rl इंटू आपके पास क्या बन गया IDC विच इज इक्वल्स टू Im अपॉन में पाई के इक्वल। ठीक है, Im इज इक्वल्स टू पाई के इक्वल। तो यहां से और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं IDC RL, देखो मल्टीप्लिकेशन होगा IDC RF, इस फैक्टर को यहां लेके जा रहा हूं, तो ये बन गया आपके पास Im पाई माइनस आपके पास कितना बन जाएगा, यहां से आपके पास बन जाएगा ये IDC RF के बराबर, IDC F के बराबर। ठीक है, ओ सॉरी मिस्टेक होगी, एक मिस्टेक गलती होगी, यहां से एक बार दोबारा से सॉरी, इसकी वैल्यू गलत लिख दी मैंने, क्या लिख दिया था, IDC की वैल्यू बच्चों किसके बराबर होती थी, IDC की बात कर रहा हूं, तो IDC की वैल्यू जो होगी वो आपके पास किसके बराबर होगी, Im by पाई के बराबर होगी, मैंने Vm लिख दिया सॉरी। ठीक है, 1 by पाई एज इट इज रहा, Im की वैल्यू किसके बराबर, Vm अपॉन में Rf प्लस Rl के बराबर आएगी। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, IDC इनटू कितना हो गया, Rf प्लस Rl विच इज इक्वल्स टू किसके बराबर, Vm अपॉन में पाई के बराबर। तो वही IDC RL को मैंने यहां रखा, इस वेक्टर को यहां लेके गया, Vm अपॉन में पाई माइनस कितना हो जाएगा IDC और कितना हो गया ये Rf के बराबर। तो IDC RL बेसिकली क्या होगी, वोल्टेज होगी किसके अक्रॉस, मतलब किसकी वोल्टेज है, डीसी वोल्टेज है, IDC करंट पास कर रहा है किससे, RL से, तो ये वोल्टेज कौन सी होगी, डीसी वोल्टेज होगी। ठीक है, तो VDC इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, Vm पाई माइनस IDC RF के बराबर होगी।
अब बच्चों ये जो आपका इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। ये जो इक्वेशन है बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करेगी, मतलब इस इक्वेशन से मैं क्या कर सकता हूँ, थेवेनिन सर्किट की तरह इसको क्या कर सकता हूँ, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कैसे करूंगा, देखो जैसे थेवेनिन सर्किट में क्या था कि एक हम बैटरी लगाएंगे, ठीक है, ये बैटरी लगाई, यहाँ पे इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस और यहाँ पे क्या आ गया आपका लोड रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब यहाँ से इस चीज को समझना है अपने, जैसे मान लो कि V वोल्टेज मैंने लगाई, दिस इज RF जो कि क्या है थेवेनिन वोल्टेज है, ठीक है। A और B के बीच में ये A पॉइंट और ये B पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मेरे को क्या करनी है, वोल्टेज कैलकुलेट करनी है। थेवेनिन वोल्टेज की अगर हम बात करें तो वो कैसे करते थे, थेवेनिन वोल्टेज हम कैसे कैलकुलेट करते थे कि हम इस RL को क्या कर देते थे, ओपन कर देते थे। तो RL को ओपन करने का मतलब बेसिकली क्या होता है, इसकी वैल्यू को इनफाइनाइट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू को इनफाइनाइट कर रहे हैं। वो कंडीशन कौन सी आ गई आपकी, नो लोड वाली। नो लोड में हम क्या कर रहे थे कि उसकी वैल्यू को इन्फिनिटी रख रहे थे। तो जब इसकी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, नो लोड कंडीशन में लेके जाएंगे, तो इसको ओपन करना मतलब, ओपन का मतलब बेसिकली क्या होता है कि ओपन के लिए क्या हो कि करंट वहां से जा नहीं सकता। करंट क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पे रास्ता नहीं है, इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम कितनी हो सकेगी, इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास जो वोल्टेज आएगी वो बेसिकली कितनी आएगी उस केस में, क्योंकि इसकी वैल्यू जो बेसिकली कितनी रहेगी, Vm में पाई, ठीक है। तो यहां से आप इस इक्वेशन में देखो कि ये जो पार्ट है वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करेगा, ओपन सर्किट वोल्टेज को, ठीक है। और जब हम इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालेंगे कि मतलब हमने कुछ रेजिस्टेंस RL यहाँ पे रख दी, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा बेसिकली वो किसके बराबर होगा, ये Vm डिवाइडेड में पाई माइनस कितना, अब इसके अक्रॉस जो IDC करंट जा रहा है, IDC, तो IDC आपके पास और इनटू में कितना आएगा, RF। तो मतलब ये जो आपके पास इक्वेशन थी, ये आपके पास फुल लोड की इक्वेशन बन रही है, और ये अगर सिंपली हम इसको लेते हैं, कंसीडर करते हैं Vm में पाई, तो ये आपकी नो लोड की कंडीशन बन रही है। तो अब उस इक्वेशन में हम वैल्यूज को रख रहे हैं, जो Vr की हमने वैल्यू ली थी, नो लोड की वैल्यू कितनी है आपके पास, Vm में पाई माइनस फुल लोड की वैल्यू कितनी है आपके पास, Vm में पाई माइनस आपके पास IDC RL डिवाइडेड में कितना हो गया, फुल लोड कितना आपके पास Vm में पाई माइनस IDC RL, ठीक है, इनटू क्या कर देंगे, इसको 100 कर देंगे, ठीक है। इसको फिर अपने सॉल्व कर सकते हैं, इसको ओपन करेंगे तो ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में आएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है आपके पास RF में RL। यही चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। मैथड पता होना चाहिए कि कैसे हम कैलकुलेट करने हैं, रिजल्ट आपको लास्ट में ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए RF में RL इसकी जो है वो वैल्यू आती है। तो ये बच्चों आपके पास क्या चीज बनी, जो आपके पास वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू बनी, दैट इज RF में RL, ठीक है। दिस इज द रिजल्ट जो आपको ध्यान में रखना है। अब बात आ जाती है हमारे पास कि एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है आपके पास, क्या, पीक इनवर्स वोल्टेज, ठीक है। लास्ट इसका पॉइंट रहेगा, दैट इज द पीक इनवर्स वोल्टेज। बता रहा हूं, उसमें कुछ भी बताने के लिए नहीं है खास। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होती है, वो जो पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होती है कि आपने क्या देखा था कि जब आपका नेगेटिव हाफ अप्लाई किया जाता है तो डायोड जो है वो रिवर्स वाइज में चला जाता था। डायोड किस में चला जाता था, रिवर्स वाइज में चला जाता था। पीक इनवर्स वोल्टेज, तो उस कंडीशन में क्या होता था कि जब वो रिवर्स वाइज में चला जाता था, डायोड आपका नॉन कंडक्टिंग हो जाता था, मतलब वो वोल्टेज को पास नहीं होने देता था। तो वोल्टेज को पास नहीं होने दे रहा था, इसका मतलब जो आपका लोड था उस पर क्या करंट की वैल्यू कितनी हो रही थी, 0 हो रही थी। तो मतलब जितनी भी वैल्यू थी वो कहां पे आपको दिखाई दे रही थी, डायोड के ऊपर। मतलब जो भी आपकी इनपुट आ रही थी वो कहां पे ड्रॉप हो रही थी, आपके डायोड के ऊपर। तो जब आपका नेगेटिव हाफ बेसिकली बच्चों क्या हुआ, अप्लाई हुआ, इसी नेगेटिव हाफ की बात कर रहा हूं, ठीक है। नेगेटिव हाफ की वैल्यू बढ़ती गई और ये अपनी मैक्सिमम तक पहुंचा, ठीक है। इस मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचा, जैसे अगर मैं Vm बोलता हूं, ठीक है, तो Vm तक ये पहुंचा, ठीक है, Vm तक पहुंचा, तो आपके डायोड पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, वो कितनी होगी, Vm होगी। तो वही जो वैल्यू होती है, जो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप होती है अक्रॉस द डायोड ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ ऑफ द साइकिल, इज नोन एज द पीक इनवर्स वोल्टेज। तो आपके पास जो पीक इनवर्स वोल्टेज होगी बच्चों किसके लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, Vm के बराबर आएगी। किसके बराबर आएगी, Vm के बराबर आएगी, ठीक है। किसके बराबर रहती है, Vm के बराबर रहती है। तो बच्चों ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर जो था वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके बाद हम फुल वेव रेक्टिफायर करेंगे, उसके बाद फिल्टर पर चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।